Very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. We welcome you to this webinar. I am Arvind Mishra, Deputy Director. In this webinar today, we'll be studying the Black Money Rules 2015, and we'll be starting with rule number 4 because we had done rule number 3 in our last lecture. और रूल 4 ये कहता है कि सेक्शन 8 के पर्पस से, तो जब सेक्शन 8 के पर्पस की बात आ रही है तो वी मस्ट ओपन आउट द सेक्शन ऑल्सो. Let us start with seeing section 8. सेक्शन 8 में पावर्स दी गई हैं डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में. सेक्शन 8 के पर्पस से जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो होंगी असेसिंग ऑफिसर, JCIT, CIT अपील्स, CIT और PCIT और चीफ CIT और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. इन सबको टैक्स अथॉरिटीज घोषित किया गया है सेक्शन 8 के पर्पस से, यानी कि इनसे कोई नीचे की अथॉरिटी सेक्शन 8 के पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है. जो सेक्शन 8 के पावर्स हैं जिसमें कि वो पावर्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब टैक्स अथॉरिटीज़ एक्ट के पर्पस से किसी डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन के लिए या किसी व्यक्ति के अटेंडेंस को एनफोर्स करने के लिए या कोई बैंकिंग ऑफिसर के अटेंडेंस को एनफोर्स करने के लिए और उसको ओथ पर एग्जामिन करने के लिए जो पावर्स होते हैं, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन को कंपेल कराने के लिए या फिर कमीशन इशू करने के जो पावर्स हैं. और ये जो पावर्स हैं इसके अलावा जो बुक्स को इम्पाउंड करने के पावर्स हैं जो 8(4) में मेंशन्ड है, ये सारे पावर्स के लिए, यानी सेक्शन 8 के पर्पस से जो टैक्स अथॉरिटी शब्द वहाँ पे आ रहा है या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी शब्द आ रहा है वो इस लेवल के ऑफिसर्स होंगे और इनके अलावा और कोई नहीं होगा. अब आते हैं हम रूल 5 पर. रूल 5 है नोटिस ऑफ डिमांड. जब भी कोई टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी पेएबल होती है किसी भी ऑर्डर के परिणाम से जो पास किया गया है इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत, यानी कोई भी ऑर्डर जो इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत पास किया गया है उसके लिए जो टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी पेएबल होती है यदि, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे कि असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व, असेसिंग ऑफिसर को करना ही पड़ेगा, ही शैल सर्व अपॉन द एसेसी अ नोटिस ऑफ डिमांड. और ये जो नोटिस है डिमांड का ये फॉर्म नंबर 1 में होगा. और फॉर्म नंबर 1 में वो जो नोटिस होगा वो जो भी सम पेएबल है उसको स्पेसिफाई करेगा कि आपके द्वारा इतना सम पेएबल है. अब क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है असेसिंग ऑफिसर के लिए, तो जब तक वो उसको पूरा नहीं करते हैं वो कलेक्शन नहीं कर पाएंगे. जो भी टैक्स ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत कलेक्ट किया जाता है उसको. तो ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ये एक्ट का नाम है और रूल्स का भी यही नाम है. और इसको, ये जो टैक्स यहाँ इम्पोज किया जा रहा है ये कोई इनकम टैक्स नहीं है, ये ब्लैक मनी टैक्स है. इसको ब्लैक मनी टैक्स कहा जा सकता है आम शब्दों में. हालांकि इस टैक्स का कोई नाम इस प्रावधान में नहीं दिया गया है या इस एक्ट में नहीं दिया गया है, बट यू कैन से इसको केवल टैक्स कह के कहा जा रहा है, लेकिन आम भाषा में इसको ब्लैक मनी टैक्स भी कहा जा सकता है. सो लेट अस गो टू रूल 6. ये जितने भी रूल्स हैं दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड दे गो अलॉन्ग विद द एक्ट. कमिश्नर अपील के पास जो अपील जाती है उसके विषय में रूल 6 है. और रूल 6(1) ये कहता है कि सेक्शन 15(1) के तहत जो अपील की जाती है कमिश्नर अपील्स के समक्ष, वो अपील फॉर्म नंबर 2 में होगी. शैल बी, यानी फॉर्म नंबर 2 के अलावा कोई और फॉर्म या कोई और तरीके से किसी और प्रारूप में वो अपील फाइल नहीं की जा सकती.
उसके बाद 6.2 में कहा जा रहा है कि द फॉर्म ऑफ अपील रेफर टू इन सब रूल 1, जिस फॉर्म को रेफर किया जा रहा है सब रूल 1 में यानी फॉर्म 2, और जो ग्राउंड्स ऑफ अपील होते हैं, और एक फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन जो उस पर जुड़ा होता है, अपेंडेड देयर टू, यानी उससे उससे लगा हुआ, संलग्न है, जुड़ा हुआ, रिलेटिंग टू एन एसएससी शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड। तो ये जो फॉर्म है अपील का, जो फॉर्म 2 है, और साथ में जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं, और उसके अलावा एक वेरिफिकेशन फॉर्म है, ग्राउंड्स ऑफ अपील और वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो अपेंड किया जाएगा, यानी जोड़ के रखा जाएगा फॉर्म 2 के साथ। और इसे जिसके में जो फॉर्म नंबर 2 है उसको ग्राउंड्स ऑफ अपील और फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन के साथ अपेंड करके, जो फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन है वो अपेंड किया जाएगा देयर टू, यानी उसके साथ, एंड रिलेटिंग टू एन एसएससी शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड, और इस फॉर्म को, जिसके साथ ये चीज़ें संलग्न होंगी, उस फॉर्म को साइन किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा जो ऑथराइज्ड होगा रिटर्न को साइन करने के लिए। जो भी रिटर्न फाइल होती है सेक्शन 140 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ जो रिटर्न की बात की जा रही है, इनकम टैक्स रिटर्न की बात की जा रही है। जो व्यक्ति भी अधिकृत है उस रिटर्न को फाइल साइन करने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए, उसी के द्वारा ये जो अपील का फॉर्म है ये भी साइन और वेरीफाई किया जाएगा, जो फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन है उसके अनुसार। और उसके बाद 6.3 में कहा जा रहा है कि हर अपील जो फाइल की जाती है सेक्शन 15(1) के तहत, उसके साथ एक फ़ीस, जिसको 10,000 रुपये की जो फीस है वो साथ में अकम्पनी होनी चाहिए। तो शैल बी अकम्पनीड बाय अ फीस ऑफ 10,000 रुपीज़ का मतलब ये नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं कि उसको कैश में ही जमा करना है। अकम्पनी होनी चाहिए, उसका प्रूफ भी अकम्पनी हो सकता है, और अगर कोई पैसा जमा कर दिया गया है फीस के रूप में तो उसके प्रूफ के रूप में वो उसकी रसीद लगाई जा सकती है। तो जब हम कहते हैं कि फीस अकम्पनी करेगी, तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं कि उसको कैश में ही होना चाहिए, तो किसी भी रूप में हो सकती है। और 6.4 में कहा जा रहा है कि नो अपील अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 शैल बी एडमिटेड unless at the time of filing of the appeal the assessee has paid the tax along with the penalty and interest thereon on the amount of the liability which has not been objected to by the assessee। और ये जो अपील फाइल की जाएगी वो एडमिट नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा ना हो कि अपील फाइल करने के टाइम असेसी ने टैक्स पे कर दिया हो, पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ। जो भी लायबिलिटी उस पर आती है देयर ऑन, इंटरेस्ट जो भी उस टैक्स पे आता है ऑन द अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी, जिस पे असेसी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, यानी जितने पार्ट पे उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया उतने पार्ट पे उसको टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट पहले जमा करेगा वो। और अगर वो जमा नहीं करेगा तो ये अपील एडमिट नहीं मानी जाएगी। अपील के पेपर्स को फाइल कर देने का मतलब ये नहीं कि अपील एडमिट हो गई। वो एक केवल डाक का प्रोसीजर है कि आपने ये कागज़ संलग्न किए, ये कागज़ तैयार किए और डाक में फाइल कर दिए। डाक में फाइल करना इज़ नॉट फाइलिंग। जब तक वो अपील एडमिट नहीं होती है, टिल दैट टाइम इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स। वो अपील एडमिट नहीं होगी जब तक कि ऐसा ना हो कि असेसी जिस राशि पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, जिसका विरोध नहीं कर रहा है, उतने राशि पे टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट जो ब्लैक मनी एक्ट के तहत वो जमा कर दे। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज रूल नंबर 7। एपेलेट ट्राइब्यूनल के समक्ष जो अपीलें होती हैं उसके संबंध में कहा जा रहा है कि जो अपील 18(1) में, 18(1) ये ब्लैक मनी एक्ट का सेक्शन है, जो एपेलेट ट्राइब्यूनल के समक्ष फाइल होती है वो की जाएगी फॉर्म नंबर 3 में। और एंड वेयर द अपील इज मेड बाय द असेसी, और जहां असेसी अपील करता है तो उस केस में द फॉर्म ऑफ अपील, द ग्राउंड्स ऑफ अपील
एंड द फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन जो उसके साथ अपेंड होंगे। क्या क्या अपेंड होगा? फॉर्म के साथ ये ग्राउंड्स और फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन ये अपेंड होंगे, और दे शैल बी साइंड बाय द पर्सन स्पेसिफाइड इन सब रूल 2 ऑफ रूल 6। वो वही पर्सन साइन कर सकता है जिसको कि 6(2) में स्पेसिफाई ऊपर किया गया रूल 6(2) में, यानी कि वो व्यक्ति जो कि रिटर्न को साइन करने के लिए अधिकृत है 140 सेक्शन में जो इनकम टैक्स एक्ट का है। और उसके बाद 7(2) में जब हम आते हैं तो एक मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 18 to the appellate tribunal shall be made in form 4। क्रॉस ऑब्जेक्शंस का एक मीमो या क्रॉस ऑब्जेक्शंस का एक मेमोरेंडम, जो भी विरोध में कहना है एसएससी को, उसका एक लेखा सेक्शन 18(4) में एपलेट ट्राइब्यूनल को फाइल किया जाएगा। तो वो जो 18(4) में फाइल किया जाना है, जैसा कि 18(4) में लिखा है, वो फाइल किया जाएगा फॉर्म नंबर 4 में। फॉर्म नंबर 4 रूल 7 के तहत डिस्क्राइब किया जा रहा है। एंड वेयर द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन इज मेड बाय द एसएससी, और जहां पर ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन एसएससी करता है, तो जो फॉर्म होगा उस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस का, और जो ग्राउंड्स होंगे क्रॉस ऑब्जेक्शंस के, और जो फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन होगा जो उससे अपेंड होगा, दे शैल बी साइंड बाय द सेम पर्सन, जो कि रूल 6(2) में स्पेसिफाइड है। 18(4) में जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस की बात आ रही है उसको एक बार देख लेते हैं। नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 18(4) and we go to section 18 appeals to the appellate tribunal। 18(4) में कहा जा रहा है कि असेसिंग ऑफिसर या फिर एसएससी जब उसको नोटिस मिल जाता है कि एक अपील कमिश्नर अपील के ऑर्डर के खिलाफ प्रेफर कर दी गई है सबसेक्शन 1 या 2 में ट्राइब्यूनल के समक्ष दूसरी पार्टी के द्वारा, तो वो जो असेसिंग ऑफिसर या एसएससी है, कि notwithstanding that he may not have appealed against such order or any part thereof, हो सकता है कि उसने अभी तक अपील ना किया हो या उसके पार्ट में अभी अपील ना किया हो, दूसरी पार्टी ने अपील कर दी, उसका नोटिस उसको मिल रहा है, तो भले ही उसने अभी अपील नहीं की है या उसके पार्ट के खिलाफ अपील नहीं की है, तो उसके पास फिर से एक मौका होता है कि 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, जब उसको ये नोटिस मिलता है, नोटिस यानी एक उसके संज्ञान में बात जब आ जाती है नोटिस के द्वारा कि अपील अपोजिट पार्टी ने फाइल कर दी है, तो उसके पास एक 30 दिन का समय रहता है कि वो अपना एक मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करे। दूसरी पार्टी ने फाइल कर दिया अपील, तो उसके खिलाफ उसको जो बात कहनी है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस में कहेगा, और उस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस को वो प्रेस्क्राइब मैनर में वेरीफाई करेगा। तो जब हम कहते हैं वेरीफाइड इन प्रेस्क्राइब मैनर, यानी वो आपको रूल में जाके चेक करना है। अभी हम लोग वही रूल पढ़ रहे हैं। Against any part of the order of the Commissioner appeals, and such memorandum shall be disposed of by the appellate tribunal as if it were an appeal। और इस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस को इस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा जैसे कि वो एक अपील हो जिसको समय से प्रस्तुत कर दिया गया था, as if it were an appeal presented within the time specified in subsection 3। तो ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस केवल मात्र मेमो ही नहीं है, उसको एक अपील मान के, जैसे कि वो एक अपील था और जिसको प्रस्तुत किया गया समय के अंतर्गत, जबकि वो समय तो निकल चुका है लेकिन दूसरी पार्टी ने अपील फाइल की, तो इधर 30 दिन का फिर से टाइम मिला इस पार्टी को कि वो अपना मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करे। और ये काम दोनों के द्वारा किया जा सकता है, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा भी और एसएससी के द्वारा भी। तो ये बात आ रही है 18(4) में कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस किस संदर्भ में फाइल किया जाता है, और उसके संबंध में लिखा हुआ है यहाँ पे रूल 7(2) में कि जब ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा तो इसके साथ जो फॉर्म होगा जिसमें वो फाइल किया जाएगा वो फॉर्म 4 होगा, और उसके साथ साथ में ग्राउंड्स ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस अपेंड होंगे, और उसके साथ ये फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन भी अपेंड होगा। और इस फॉर्म को, जो फॉर्म 4 को साइन करने वाला जो व्यक्ति है, वो वही व्यक्ति होगा जो रूल 6(2) में अधिकृत है अपील को फाइल
साइन करने के लिए, या जो जिसको कह सकते हैं कि जो 140 सेक्शन में रिटर्न ऑफ इनकम को साइन करने के लिए अधिकृत है, जैसा कि वहाँ लिखा है। और 7(3) में ये कहा जा रहा है कि हर अपील जो फाइल की जाएगी सब सेक्शन 1 के तहत और सेक्शन 18, जो अपील फाइल होती है RT80 के समक्ष, वो 18(1) में फाइल होती है। तो उस अपील के साथ एक फ़ीस होगी जो कि 25,000 रुपये की फ़ीस होगी, यानी कि CIT अपील्स के सामने अपील फाइल करने के लिए जो फ़ीस थी वो 10,000 रुपये की फ़ीस थी, लेकिन हर अपील जो सब सेक्शन 1 में फाइल की जा रही है अपने ट्राइब्यूनल के समक्ष, उसमें उसके साथ एक 25,000 की फ़ीस अकम्पनी करेगी। एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। एवरी अपील दैट इज फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 shall be accompanied by a fees of 25,000 rupees. उसके बाद आते हैं सेक्शन रूल 8 पर। और रूल 8 ये कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ टैक्स एरियर्स अंडर सेक्शन 31 और सेक्शन 33 शैल बी ड्रॉन अप बाय द टैक्स रिकवरी ऑफिसर इन फॉर्म नंबर 5। जहाँ पे से स्टेटमेंट ऑफ टैक्स एरियर्स या जिसको सर्टिफिकेट बोला जाता है रिकवरी का, वो ड्रॉप करने की बात आ रही है, तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर हैं वो इस स्टेटमेंट को जो सेक्शन 31 या 33 के तहत फाइल किया जाता है, इसको फॉर्म नंबर 5 में फाइल करेंगे। फॉर्म नंबर 5 में ड्रॉ करेंगे, यानी कि उसको बनाएंगे फॉर्म नंबर 5। अब आते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 59। ब्लैक मनी एक्ट के सेक्शन 59 में डिक्लेरेशन का प्रावधान है, जिसको हमने देखा था। तो जहाँ पर अनडिस्क्लोज एसेट जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, कोई भी व्यक्ति डिक्लेयर कर सकता है। रूल 59 हमने देखा है। जब भी नया एक्ट शुरू हुआ तो पुराने एसेट्स को वहाँ पे डिस्क्लोज किया जा सकता है, और उसके बाद भी डिस्क्लोजर किसी भी समय किया जा सकता है, किसी भी प्रीवियस ईयर में किया जा सकता है। लेकिन जब भी डिस्क्लोजर किया जाएगा तो जो वैल्यू ली जाएगी एसेट की, वो उसी साल की वैल्यू ली जाएगी। ना 9(1) में कहा जा रहा है कि जो डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा 59 सेक्शन में, वो फॉर्म 6 में होगा, और जो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर हैं वो फॉर्म नंबर 7 में उसका एक्नॉलेजमेंट देंगे। PCIT और द CIT शैल ग्रांट एन एक्नॉलेजमेंट इन फॉर्म नंबर 7 टू द डिक्लेरेंट। जो भी डिक्लेयर कर रहा है उसको फॉर्म नंबर 7 में उस डिक्लेरेशन को फाइल करने का एक्नॉलेजमेंट देंगे within 15 days of the submission of the proof of payment of tax। और ये तब देंगे जब वो टैक्स पे कर देगा पेनल्टी के साथ, और जो भी वो पेमेंट करेगा उसका वो प्रूफ सबमिट करेगा अंडर सेक्शन 63(2) ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जब वो प्रूफ सबमिट कर देगा, उसके बाद 15 दिन के अंदर उसको ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आपने ये डिक्लेरेशन फाइल कर दिया है। अब आते हैं रूल 10 पर। और रूल 10 ये कहता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज F ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 78। सबसे पहले हम 78(3)(f) में जाके देखते हैं कि वो क्या पर्पज है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। 78(3)(f) में जाएंगे, we'll just go to 78(3)(f) and see। तो ये है अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। 78 में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कब अपीयर कर सकते हैं उसके विषय में सेक्शन 78 था, और उसमें कहा गया था कि जो भी एसएससी एंटाइटल्ड है या उसको जरूरी अटेंड करना टैक्स अथॉरिटी के सामने या फिर ट्राइब्यूनल के सामने प्रोसीडिंग के कनेक्शन में, वो अटेंड कर सकता है, जो वो एसएससी अटेंड कर सकता है एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। लेकिन बहरहाल अगर उसको पर्सनली अटेंड करने को कहा जाता है
और क्योंकि उसको ओथ के में भी एग्जामिन करना ज़रूरी है, ओथ या अफर्मेशन के लिए, तो वो उसको पर्सनली अटेंड करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात आ रही है, तो इसीलिए वहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है 78(3) में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शब्द को विस्तरित किया गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो 3F है, जिसकी बात वहाँ पे अब हमारी हो रही है इस वक्त रूल में, तो उसमें कहे कि कोई भी पर्सन जिसने ऐसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अक्वायर कर लिए हों, अख्तियार कर लिए हों, जो कि प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। तो चूँकि यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड वर्ड आया है, इसलिए इसके संबंध में ये रूल तैयार किया गया है कि कौन से वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो उस व्यक्ति ने अक्वायर कर लिए हों, जो कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपीयर होगा, या तो ITAT के सामने या फिर टैक्स अथॉरिटी के सामने। तो उसके लिए, बल्कि मैं ITAT बार बार कह रहा हूँ, बट दिस इज अ ब्लैक मनी अपीलेट ट्राइब्यूनल, सो आई शुड बी कॉलिंग इट BMAT। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और ये बात कही जा रही है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है वो वही होंगे जो इनकम टैक्स रूल्स के रूल 51 में प्रेस्क्राइब है। रूल 51 से वहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को बोरो किया जा रहा है। तो लेट अस गो टू रूल 51 of the income tax rules and see what are those educational qualifications which are mentioned there. तो उसके लिए हम इनकम टैक्स रूल्स में गए और इसके रूल 51 में जाएंगे, पीछे से थोड़ा चलते हैं। यहाँ पे है रूल 51। रूल 51 है इनकम टैक्स रूल्स का, जो कि प्रेस्क्राइब करता है कि कौन से वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगे जो उस व्यक्ति में होने चाहिए जो कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपीयर हो सकता है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पज ऑफ 288(2)(6). 288(2)(6) के लिए इनकम टैक्स एक्ट के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, और उसी को बोरो किया गया है ब्लैक मनी एक्ट के लिए भी। सबसे पहली बात तो एक कॉमर्स की डिग्री या फिर कोई लॉ की डिग्री जो किसी इंडियन यूनिवर्सिटी ने कन्फर की हो, जो ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटी हो जिसको कि लॉ ने इनकॉर्पोरेट किया गया, लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया हो, या वो रंगून यूनिवर्सिटी ने वो डिग्री कन्फर की हो, या फिर इंग्लिश या वेल्श यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनसे वो डिग्री मिली हो किसी को, या स्कॉटिश यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, और या फिर आयरिश यूनिवर्सिटी की डिग्री भी हो सकती है, और पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री भी हो सकती है। तो ये सारी डिग्री इन किसी भी यूनिवर्सिटीज़ से अगर उस व्यक्ति ने कॉमर्स या लॉ की डिग्री ली है तो वो व्यक्ति अपीयर हो सकता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो और जो देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के अलावा, और आयरलैंड के अलावा, और पाकिस्तान के अलावा, और साथ में वो म्यांमार के अलावा, उन देशों की डिग्री यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही है। So let's go back to our rule that we were studying. So we go back to Black Money Act. We are trying to show you from here so that ब्लैक मनी रूल्स, क्योंकि आप लोग भी उसको कर सकते हैं बाद में, कभी भी आपको कोई ज़रूरत पड़े किसी रूल की तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये हो गया अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब चलते हैं फॉर्म ऑफ टैक्स एरियर्स।
जो स्टेटमेंट ऑफ टैक्स एरियर्स है वो, हाँ, टीआरओ के द्वारा जो ड्रॉप होगा वो फॉर्म 5 में होगा, ये हम देख चुके हैं। और जो डिक्लेरेशन है उसकी बात हो गई, रूल 9 का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात हो गई। नाउ लेट अस गो टू रूल 11। रूल 11 बात करता है कि फॉर द पर्पज ऑफ 78(4)(c), the authority shall be the principal CIT or the chief CIT or the principal CIT or CIT having jurisdiction over the case in the proceedings connected with which the tax practitioner is alleged to be guilty of misconduct। अगर किसी टैक्स प्रैक्टिशनर को के ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है कि वो मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी है, तो उस संबंध में जिस PCCIT, CIT या PCIT या CIT के पास जुरिस्डिक्शन है, जब भी कोई प्रोसीडिंग होती है उसके खिलाफ इस संबंध में, तो वही जुरिस्डिक्शन अख्तियार करेंगे 78(4)(c) के तहत भी। तो 78(4)(c) को देख लेते हैं। 78(4)(c) है अ पर्सन नॉट बीइंग अ लीगल प्रैक्टिशनर और एन अकाउंटेंट हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो ये जो मिसकंडक्ट के लिए जो गिल्टी करार करना है, उसके लिए अथॉरिटी को प्रेस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि प्रेस्क्राइब शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया इसीलिए क्योंकि जो भी व्यक्ति है जो जिसको गिल्टी अगर करार करना है तो सबसे पहले उस पर एक्विजिशन लगता है। उसके बाद उसके गिल्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई अथॉरिटी होती है जो कि प्रेस्क्राइब अथॉरिटी उसको उस मैटर को डिसाइड करेगी कि वेदर इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। सो ये 78(4)(c) में लिखा हुआ है कि इसमें प्रेस्क्राइब अथॉरिटी डिसाइड करेगी, और इस संबंध में जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है वो वही अथॉरिटी है जो कि किसी भी टैक्स प्रैक्टिशनर को गिल्टी घोषित करने के लिए जो प्रोसीडिंग चला सकती है, उसी वही वाली अथॉरिटी यहाँ पर भी 78(4)(c) के लिए भी मुकर्रर की गई है। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 12 पर। रूल नंबर 12 इज द राउंडिंग ऑफ इनकम, वैल्यू ऑफ एसेट एंड टैक्स। तो चूंकि यहाँ पे ब्लैक मनी इनकम को टैक्स किया जा रहा है, तो इसलिए ब्लैक मनी इनकम की यहाँ बात हो रही है। सेक्शन 79 के पर्पज से, for the purpose of section 79, the amount of the undisclosed foreign income and asset computed in accordance with the act and any amount payable or receivable by the SSC under the act shall be rounded off to the nearest multiple of 100 rupees or 10 rupees as the case may be। जो इनकम है उसको राउंड ऑफ किया जाएगा 100 रुपीज़ के नियरेस्ट मल्टीपल पे। जो भी अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट है उसको राउंड ऑफ किया जाएगा, और जो अमाउंट पेबल है उसको राउंड ऑफ किया जाएगा 10 रुपीज़ के मल्टीपल पे। एंड फॉर दिस पर्पज वेयर सच अमाउंट्स कंटेन्स अ पार्ट ऑफ रुपी कंसिस्टिंग ऑफ अ पैसे, और जहाँ पे कुछ पैसे भी हैं, तो अगर वो 50 पैसे से ज़्यादा हैं, इफ सच पार्ट इज 50 पैसे और मोर, तो 50 पैसे अगर हैं तो उसको 1 रुपया मान लिया जाएगा। शैल बी इंक्रीज टू 1 रुपी, उसको बढ़ा के 1 रुपया कर दिया जाएगा। और इफ सच पार्ट इज लेस देन 50 पैसे, और अगर वो 50 पैसे से कम होगा वो पार्ट, तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, इट शैल बी इग्नोर्ड। ये राउंडिंग ऑफ का रूल है इस संबंध में। यानी कि जो इनकम है उसको 100 के मल्टीपल पे लाना है, उसके बाद जो टैक्स पेबल है या पेनल्टी पेबल है उसको, या कोई भी राशि जो पेबल है उसको 10 रुपये के मल्टीपल पे लाना है। और मल्टीपल पे लाने के बाद अगर 1 रुपये का एक पार्ट बच जाता है तो उसके बारे में यह है कि अगर 50 पैसे या उससे ज़्यादा है तो वो अगले रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे कम है अगर 50 पैसे से तो वो रुपये का पार्ट निगलेक्ट कर दिया जाएगा। और अब आते हैं रूल 13 पे। रूल 13 ये कहता है कि पेमेंट ऑफ सम अंडर सबसेक्शन 2 और 5 ऑफ सेक्शन 32 2 और 5 के पर्पज से। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं 32 2 और 5 में क्या लिखा है। So we'll go to the relevant section 32।
सो 32(2) पहले देखते हैं, उसके बाद 32(5) देखते हैं। 32 मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यूज के बारे में। असेसिंग ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर किसी भी एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी कर सकते हैं एसएससी के कि वो जो भी पेमेंट एसएससी को कर रहा है उसमें से डिडक्ट करेगा राशि जो टैक्स एरियर को मीट करने के लिए पर्याप्त होगी। एसएससी से वो डिडक्ट कर लेगा जो भी पेमेंट वो करने जा रहा है या आगे करेगा। उसके बाद जब ये रिक्विजिशन प्राप्त होता है एम्प्लॉयर को, असेसिंग ऑफिसर रिक्वायर कर रहे हैं एम्प्लॉयर से कि या टैक्स रिकवरी ऑफिसर रिक्वायर कर रहे हैं, मतलब उसके लिए ज़रूरी कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना है। जब ये रिक्विजिशन प्राप्त होता है एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर उससे कंप्लाई करेगा और उस राशि को पे कर देगा जो उसने डिडक्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट पे, और उस प्रकार से पे करेगा जो कि प्रिस्क्राइब तरीका होगा उसके लिए। तो जब हम कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब तरीका होगा, इसीलिए आगे वो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो रूल अभी हम पढ़ रहे हैं। और 132(5) में कहा गया है कि डेटर के बारे में, क्योंकि 32(4) में कहा गया था कि असेसिंग ऑफिसर टैक्स रिकवरी ऑफिसर नोटिस दे सकते हैं राइटिंग में, और उससे वो जरूरी कर सकते हैं किसी भी एसएससी के डेटर को कि वो राशि पे कर देगा जो कि डेट से ज़्यादा नहीं होगी, जो कि पर्याप्त होगी टैक्स एरियर को मीट करने के लिए। अब जब उसको नोटिस मिल जाएगा तो नोटिस मिलने के बाद डेटर उससे कंप्लाई करेगा जो 32(5) का रिक्वायरमेंट है, और उस राशि को पे कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिट पे, और इस प्रकार से पे करेगा कि जो कि तरीका प्रेस्क्राइब्ड होगा, और जो भी टाइम प्रेस्क्राइब्ड है, स्पेसिफाइड है उस नोटिस में, उस उतने टाइम के अंदर वो पे कर देगा। और हालांकि डेट जब तक ड्यू फॉर पेमेंट नहीं हो जाती है एसएससी को, तब तक वो उसको पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे 32 में जो बात की जा रही है उसके संबंध में रूल बनाया गया है कि जहाँ पर 32(2) या 5 का पर्पज़ है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर या डेटर है, जो भी है एज द केस में बी, वो उस सम को रेमिट करेगा बाय वे ऑफ आइदर पे ऑर्डर, या पे ऑर्डर जो कि किसी ऑथराइज बैंक पे ड्रॉ किया जाएगा, या किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पे ड्रॉ किया जाएगा, या किसी रिजर्व बैंक की ब्रांच पे ड्रॉ किया जाएगा। और ये जो पे ऑर्डर होगा ये असेसिंग ऑफिसर के फेवर में होगा, यानी कि ये जिसको प्रेषित किया जा रहा है वो उस पर लिखा होगा इन फेवर ऑफ असेसिंग ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर जिसने वो रिक्वेजिशन किया था, हु हैज मेड द रिक्वेजिशन अंडर सबसेक्शन 1 और 4 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट एज द केस में बी। जो भी सेक्शन है जिसमें कि चाहे वो सबसेक्शन 1 हो चाहे वो सबसेक्शन 4 हो, जिसके तहत या तो एम्प्लॉयर को या डेटर को रिक्वायर किया जा रहा है, रिक्वेजिशन किया जा रहा है कि वो उसको राशि का पेमेंट कर दें। तो ये प्रेस्क्राइब्ड तरीका है, मैनर है जिस तरीके से उस राशि का पेमेंट किया जाना है। अब आते हैं रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है सेक्शन 74 में जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे नोटिस है, सम्मन है, रिक्वेजिशन है, ऑर्डर है, या कोई भी दूसरा कम्युनिकेशन जो सेक्शन 74 में किया जाता है, उसके संबंध में ये रूल है। तो यहाँ पे सेक्शन 74 में देखते हैं पहले कि सेक्शन 74 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 74 में नोटिस की सर्विस कैसे की जाएगी जनरली, उसके बारे में ये है कि कोई भी नोटिस सम्मन्स या रिक्वेजिशन या ऑर्डर या कोई भी दूसरा कम्युनिकेशन जो इस एक्ट के तहत किया जाएगा, यानी ब्लैक मनी एक्ट के तहत किया जाएगा, उसकी जो सर्विस है वो की जाएगी बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग कॉपी देयर ऑफ टू द पर्सन, या तो उस पर्सन को डिलीवर करके, या उस पर्सन को उसकी कॉपी डिलीवर करके, या उसकी कॉपी को ट्रांसमिट करके, यानी कि ट्रांसमिट कर देना मतलब भेज देना। तो ट्रांसमिशन के जो जैसे ईमेल वगैरह जो भी चैनल्स हैं जिसके द्वारा वो भेजा जाता है, तो यदि वो उसको डिलीवर कर दिया गया तो वेल एंड गुड, अगर अदरवाइज उसको ट्रांसमिट भी कर दिया गया तो भी ट्रांसमिशन के द्वारा भी सर्विस की जा सकती है। और ये जो डिलीवरी या ट्रांसमिशन होगा ये किया जाएगा या तो किसी बाय पोस्ट किया जाएगा, या बाय पोस्ट मीन्स द इंडियन पोस्टल सर्विस के द्वारा,
या फिर जो भी कोरियर सर्विस अगर किसी को अप्रूव किया गया बोर्ड के द्वारा तो CBDT के द्वारा उससे भी किया जा सकता है, या जो तरीका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में लिखा हुआ है उस तरीके से, जो कि सर्विस ऑफ समन्स के बारे में तरीका है, उस तरीके से भी डिलीवर या ट्रांसमिट किया जा सकता है, या एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में, जैसा कि चैप्टर 4 में प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के उस तरह भी डिलीवर किया जा सकता है, या फिर कोई दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है जो कि डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसमिट करने का तरीका हो, जिसमें कि फैक्स मैसेज भी शामिल होंगे, या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज भी शामिल होंगे, या इलेक्ट्रॉनिक मेल जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज या फैक्स मैसेज है वो तरीके भी इसमें शामिल हैं। यानी कि फैक्स के द्वारा भी SSC को इसको डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सकता है। ये तरीके हैं जिस तरीके से जो लिखा है कि फैक्स मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो वी हैव टू लुक फॉर दिस वर्ड प्रेस्क्राइब। तो यहाँ पर भी प्रेस्क्राइब वर्ड आता है, दैट मीन्स प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स। We have to look at the rule to see what is the rule saying about it. So we go back to the rule, and there is this rule 14 on this point. Rule 14.1 ये कहता है कि 74.1 के पर्पज से जो एड्रेसेस हैं, इंक्लूडिंग द एड्रेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज to which a notice of summons or requisition or order or any other communication under this act may be delivered or transmitted shall be as provided in sub-rule 2 or 3. किस एड्रेस पे वो देना है, वो जो नोटिस है या सम्मन्स है या जो रिक्वेजिशन ऑर्डर या कोई भी कम्युनिकेशन है, उसको कहाँ पे डिलीवर या ट्रांसमिट करना है, किस एड्रेस पे, उसके विषय में कहा जा रहा है कि ये बात सब रूल 2 या 3 में और सब रूल 3 में लिखी है। 14.2 ये कहता है कि the addresses for communication to be delivered or transmitted in the manner provided in clause A or clause B of subsection 1 of section 74 shall be, जो एड्रेस हैं कम्युनिकेशन के, जिस एड्रेस पे कम्युनिकेशन को डिलीवर किया जाना है, the addresses for communications to be delivered or transmitted shall be number 1 address available in the PAN database, या तो उसको जो पैन डेटाबेस में एड्रेस अवेलेबल है उस पर दिया जा सकता है, या फिर जो एड्रेस अवेलेबल है रिटर्न में जिसको भी फर्निश किया गया था अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और उस रिटर्न में जो एड्रेस अवेलेबल है टू विच द कम्युनिकेशन रिलेट्स, और जिसके सिलसिले में वो कम्युनिकेशन है, यानी कि the address which is available in the return furnished under the income tax act, जिस रिटर्न से ये कम्युनिकेशन रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के रिटर्न की बात हो रही है, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो भी रिटर्न फाइल होती है तो वहाँ पे अगर जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पर भी उसको भेजा जा सकता है। एंड द एड्रेस विच इज़ अवेलेबल इन द लास्ट रिटर्न फर्निश्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट बाय द एड्रेस, या आखिरी रिटर्न में जो भी उसने फर्निश किया है, मान लो रिटर्न फर्निश ही नहीं किया तो जो भी आखिरी फर्निश किया उसमें जो भी उसने एड्रेस दिया वहाँ भी उसको वो दिया जा सकता है नोटिस। और अगर एड्रेसी कोई कंपनी है तो उसके रजिस्टर ऑफिस के एड्रेस पे, जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA की वेबसाइट पर अवेलेबल है एड्रेस उसके रजिस्टर ऑफिस का, वहाँ भी दिया जा सकता है। और बशर्ते ये प्रोवाइडेड दैट द कम्युनिकेशन शैल नॉट बी डिलीवर्ड और ट्रांसमिटेड टू द एड्रेस मेंशन्ड इन आइटम 1 to 4 where the addressee furnishes in writing any other address for the purpose of communication to the tax authority or any person authorized by such authority issuing the communication. लेकिन अगर SSC ने राइटिंग में फर्निश कर दिया है कि कोई और एड्रेस कम्युनिकेशन के पर्पज से, या तो उसके उस टैक्स अथॉरिटी को दे दिया है या किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि उस टैक्स अथॉरिटी द्वारा ऑथराइज्ड हो, जो टैक्स अथॉरिटी कम्युनिकेशन को इशू कर रही है, जैसे मान लीजिए उसने नोटिस सर्वर को दिया है वो, या फिर किसी और अथॉरिटी को दिया है कि उसको कम्युनिकेट करने के लिए उस नोटिस को या ऑर्डर को, तो उस अथॉरिटी को जो कि गया है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, यदि SSC कोई भी कम्युनिकेशन दे देता है राइटिंग में कि उसका ये एड्रेस है, और अगर वो देता है कि ये एड्रेस है, तो फिर उसको
उसी एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा जो राइटिंग में एसएससी में दिया है। और उसके बाद 14.3 में कहा जा रहा है कि द एड्रेसेस फॉर कम्युनिकेशन टू बी डिलीवर्ड और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 74 शैल बी, जहाँ पे 74(1)(c) में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली जो दिया जाएगा नोटिस वगैरह वो उस एड्रेस पे दिया जाएगा जो प्रिस्क्राइब्ड होगा। तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन ये है कि वो वाला ईमेल एड्रेस यूज़ किया जाएगा जो रिटर्न में अवेलेबल है, जिसको फर्निश किया गया था इनकम टैक्स एक्ट के तहत बाय द एड्रेसी टू विच द कम्युनिकेशन रिलेट्स। जिस एड्रेसी को के लिए वो कम्युनिकेशन रिलेट कर रहा है, यानी कि जिसका एड्रेस है वो जिसके संबंध में जिस एसएससी या एड्रेसी वो है जिसको एड्रेस किया जा रहा है, यानी जिसका एड्रेस लिखा जा रहा है, उससे वो रिलेट करती है, उस एड्रेसी से वो कम्युनिकेशन रिलेट करती है जो भी दी जा रही है। तो उसका जो भी ईमेल एड्रेस अवेलेबल है जो रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट में भरी गई है, या वो ईमेल एड्रेस जो कि अवेलेबल है उसकी आखिरी रिटर्न में जो भी फर्निश की गई हो, और अगर वो एड्रेस की कंपनी है तो वो ईमेल एड्रेस उसका उसके वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पर भी दिया जा सकता है। या फिर कोई भी और ईमेल एड्रेस जो कि अवेलेबल उपलब्ध करा दिया गया हो बाय द एड्रेसी टू द टैक्स अथॉरिटी, एनी ईमेल एड्रेस विच इज मेड अवेलेबल बाय द एड्रेसी टू द टैक्स अथॉरिटी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सच टैक्स अथॉरिटी, जो खुद अपना बखुद अपना ईमेल एड्रेस दे रहा है तो उस पर भी भेजा जा सकता है। और 14.4 में कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सिस्टम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा, फॉर्मेट होंगे या स्टैंडर्ड होंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि सिक्योर रहे ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। और ये जो अथॉरिटीज़ हैं सिस्टम्स की, ये PDGIT एंड DGIT, ये इस बात के लिए भी जिम्मेदार होंगे कि ये उपयुक्त सिक्योरिटी, आर्काइवल और रिट्रीवल की नीतियाँ बनाएंगे। सिक्योरिटी मतलब उसको सेफ रखना, आर्काइव करना मतलब उसको स्टोर कर लेना, और रिट्रीव करना मतलब स्टोरेज से बाहर निकाल लेना। इसकी जो नीतियाँ होंगी ये उस कम्युनिकेशन के संबंध में बनाई जाएंगी प्रिंसिपल DGIT सिस्टम्स और DG सिस्टम्स के द्वारा, जो ये नीतियाँ बनाएंगे। और उनको अधिकृत किया गया है कि वो जिम्मेदार होंगे नीतियों को बनाने के लिए, जिससे कि ट्रांसमिशन जो है सुरक्षित तरीके से डिलीवर हो और पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो सब सेक्शन 2 में कहा, सब रूल 2 में कहा जा रहा है, उसमें जो जिस एड्रेस पे डिलीवर करना है कम्युनिकेशन को या ट्रांसमिट करना है, तो 74(1)(a)(b) के तहत। और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस की बात की जा रही है वो 14.3 में कौन सा ईमेल एड्रेस यूज़ किया जाएगा। तो विद दैट ये रूल 14 हमारा खत्म हुआ। आते हैं रूल 15 पे। रूल 15 बात कर रहा है अप्रूव्ड वैल्यूअर, जो कि सेक्शन 77 के तहत है, और जिनको प्रॉपर्टी को वैल्यू करना होता है, हम लोग देखते हैं पहले सेक्शन 77। और यह है अपीयरेंस बाय द अप्रूव्ड वैल्यूअर इन सर्टेन मैटर्स। एसएससी जो कि एंटाइटल्ड है या जिसको ज़रूरी किया गया है कि वो अटेंड करे टैक्स अथॉरिटी के सामने एक ऐसे मैटर के कनेक्शन में जो कि एसेट के वैल्यूएशन से संबंधित हो, तो वो एसएससी अटेंड कर सकता है एक ऐसे वैल्यूअर के थ्रू जो कि PCIT या CIT के द्वारा अप्रूव्ड होगा, और उसके अप्रूवल के लिए रूल्स होंगे जो कि प्रेस्क्राइब किए जाएंगे। तो ये जो रूल्स प्रेस्क्राइब करने की बात हो रही है, और उसके संबंध में अभी हम रूल पढ़ रहे हैं। और जो प्रोविजन है सबसेक्शन 1 के, वो नहीं अप्लाई करेंगे एक ऐसे केस में जहाँ एसएससी को पर्सनली ज़रूरी किया जा रहा है कि वो ओथ के अंतर्गत या फॉर्मेशन के अंतर्गत जो है उसका एग्जामिनेशन होगा, तो वहाँ उसको पर्सनली आना पड़ेगा। अदरवाइज उसको वो अप्रूवर के थ्रू भी अटेंड कर सकता है। और जहाँ मैटर ऐसा है जो कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड है, और इसके संबंध में जो भी रूल प्रेस्क्राइब है वो हम पढ़ रहे हैं। रूल इज द रूल 15। और रूल 15 ये कहता है कि 15(1) में कहा जा रहा है कि PCIT और CIT शैल मेंटेन अ रजिस्टर। PCIT या CIT एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसको कि रजिस्टर ऑफ वैल्यूअर्स कहा जाएगा,
जिसमें कि नाम और एड्रेसेस होंगे, इन विच द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स जो अप्रूव किए गए हैं 77(1) के तहत ऑफ द एक्ट, उसमें एंटर किए जाएंगे उस रजिस्टर में वैल्यूअर्स के रूप में। और उसके बाद 15(2) ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड एज वैल्यूअर के रूप में, एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज वैल्यूअर, 34AB सेक्शन जो है वेल्थ टैक्स एक्ट का, उसके तहत जो रजिस्टर्ड है वो अप्लाई कर सकता है जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल CIT या CIT को, कि उसको अप्रूव कर दिया जाए वैल्यूअर के रूप में अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 77। तो ये एप्लीकेशन जो वेल्थ टैक्स एक्ट में जो वैल्यूअर्स हैं वो कर सकते हैं, और कोई इस एप्लीकेशन को नहीं कर सकते हैं। तो जो 15(3) में कहा जा रहा है कि जो अप्रूवल की एप्लीकेशन है अंडर सब रूल 2 वो फॉर्म 8 में होगी। तो दैट एप्लीकेशन विल बी इन फॉर्म नंबर 8 एंड इट शैल बी वेरीफाइड इन द मैनर स्पेसिफाइड। उस एप्लीकेशन को स्पेसिफाइड मैनर में वेरीफाई किया जाएगा, और उसके साथ एक फ़ीस होगी, एंड शैल बी अकम्पनीड बाय अ फी ऑफ ₹5,000। उसके साथ फीस अकम्पनी करेगी ₹5,000 की, विच शैल नॉट बी रिफंडेड। एप्लीकेशन के साथ एक नॉन रिफंडेबल फीस ₹5,000 की अकम्पनी होनी चाहिए। और उसके बाद 15(4) में कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस सब रूल 5, सब रूल 5 के प्रोविजंस के अधीन PCIT या CIT 15 दिन के अंदर, उस महीने के अंत से 15 दिन में जिसमें वो फॉर्म 8 को रिसीव करते हैं, ये फॉर्म 8 जो एप्लीकेशन है अप्रूवल के लिए, उस महीने के अंत से 15 दिन में वो अप्रूव करेंगे ऐसे पर्सन को, अप्रूव करेंगे ऐसे पर्सन को जो कि वैल्यूअर के रूप में अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट। जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई है वो ये है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन सब रूल 5 वो उसको अप्रूव करेंगे, 15 दिन में अप्रूव करेंगे। और जो इसके बाद 5 में कहा जा रहा है कि PCIT या CIT जब संतुष्ट होंगे कि जो भी डिटेल्स फॉर्म नंबर 8 में फर्निश किए गए हैं वो सही, वो गलत हैं या फॉल्स हैं, तो वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद हियरिंग की उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर अप्रूवल एज ए वैल्यूअर। और वो रिजेक्ट इसी ग्राउंड पे केवल कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि अगर कोई भी डिटेल्स जो फर्निश किए गए हैं वो इनकरेक्ट है या फॉल्स है, और कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है रिजेक्ट करने के लिए। और अगर उनको रिजेक्ट नहीं कर, वो रिजेक्ट नहीं करते हैं एप्लीकेशन को, तो 15 दिन में एंड ऑफ द मंथ से उनको अप्रूव करना ही करना है। और इसके लिए एप्लीकेशन वही लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, अप्रूव्ड हैं वैल्यूअर के रूप में वेल्थ टैक्स एक्ट में। और इसके बाद हम आते हैं so these are by and large these are the rules that we have in this part, and with that we come to the end of rules also, and therefore हमारा जो स्टडी है ब्लैक मनी एक्ट का वो इसके साथ समाप्त होती है, and we'll begin absolutely a new topic from tomorrow, or if there is any session please let us know, and with that today's session has come to an end.